हनीमून जहां से एक नए सफर का आगाज होता है। ये कहानी एक कपल की है जो हनीमून के दौरान एक हादसे का शिकार हो जाता है। कपल हनीमून के लिए जो कंट्री चूज करते हैं वो थी साउथ अफ्रीका। एक सुहाना सफर ऐसे हादसे में बदल गया कि नई नई शादीशुदा कपल में से एक की मौत ही हो गई। वो कपल भी कोई मामूली कपल नहीं था। नामी करामी रईस दीवानी फैमिली से ताल्लुक रखते थे वो लोग। ये कहानी है शिरीन दीवानी और एनी दीवानी की। इस कहानी में काफ़ी गवाह और कातिल सामने आते हैं, यहाँ तक कि पता भी नहीं चल रहा होता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कत्ल की सारी गिले खुलती रहती हैं। एनी का जन्म 12 मार्च 1982 में स्वीडन में हुआ। कहने को तो उनका परिवार भारत हिंदू धर्म से था, मगर उनके माता पिता उसके पैदा होने से पहले ही स्वीडन में जाकर बस गए थे। एनी बचपन से ही खुश मिजाज और एक जिंदा दिल लड़की थी। एनी पढ़ाई में भी अच्छी थी। वक्त के साथ साथ बड़ी हुई तो उसने इनोवेशन इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली और स्वीडन में ही एरिक्सन नामी कंपनी में जॉब करने लगी। एनी का अक्सर जॉब के सिलसिले में लंदन आना जाना रहता था। इसी 20 साल 2009 में एनी की मुलाकात शिरीन दीवानी नामी लड़के से हुई। शिरीन भी पीछे से भारतीय मूल का था, पर अब वो ब्रिटिश नेशनलिटी रखता था। शिरीन अच्छा खासा ख़ानदानी अमीर था और अब एक कामयाब बिजनेसमैन भी था, क्योंकि वो अपने ख़ानदानी बिजनेस को आगे लेके चल रहा था। तो जब एनी की मुलाकात शिरीन दीवानी से हुई, दोनों में वक्त के साथ साथ दोस्ती बढ़ी और एक दूसरे को डेट करने लग गए। देखने वाले कहते थे कि एक परफेक्ट जोड़ी है। दोनों के घर वाले भी चाहते थे कि दोनों की आपस में शादी हो जाए, क्योंकि दोनों के ही परिवार कमोपेश एक जैसे बैकग्राउंड से थे। वो दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। आखिरकार दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों की फैमिलीज डिस्कस करके इनकी शादी भारत में करने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों परिवार वापस भारत आते हैं और 29 अक्टूबर 2010 को दोनों की शादी मुंबई में एक आलीशान होटल में कर दी जाती है। शादी से दोनों के परिवार बेहद खुश थे। उनके मुताबिक जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। शादी के फौरन बाद ही दोनों हनीमून के लिए कंट्री सर्च करते हैं, क्योंकि दोनों को ही वाइल्ड लाइफ देखने का शौक था। तो दोनों इंतखाब करते हैं साउथ अफ्रीका का। 7 नवंबर 2010 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर करगढ़ नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं। अगले 4 दिन तक वहीं गुजारते हैं और वहीं की वाइल्ड लाइफ के मज़े लेते हैं। 12 नवंबर 2010 को ये दोनों वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वहीं से उनका ड्राइवर उन्हें गाड़ी में बिठाकर होटल केप ग्रेस में पहुंचा देता है। केप ग्रेस वहाँ के सबसे आलीशान होटलों में से एक है। थकन के बायस पूरा दिन एनी और शिरीन होटल में ही गुजारते हैं। 13 नवंबर 2010 शाम को 6:30 बजे एनी और शिरीन डिनर बाहर करने का फैसला करते हैं। ड्राइवर को भी कॉल के ज़रिए बुला लेते हैं। जब तक ड्राइवर आता है इतने टाइम तक दोनों लॉबी में बैठकर सेल्फीज लेते हैं और ये यादगार सफ़र तस्वीरों की मद में अपने फ़ोन में कैद कर लेते हैं। 8 बजे के करीब उनका ड्राइवर जोला टांगो आ जाता है। असल में उस दिन दोनों ने सिर्फ डिनर नहीं बल्कि शहर घूमने और वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने का प्लान बनाया होता है। दोनों गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर से कहते हैं कि उन्हें ऐसे रेस्टोरेंट ले जाए जहाँ सुशी अच्छी मिलती हो। तो जोला उन्हें सर्फ साइज रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो कि टिपिकल अफ्रीकन इलाके में था, जहाँ टूरिस्ट का आना जाना इतना ना था। तकरीबन 8:30 बजे के निकले वो रात को 9 बजे सर्फ साइड रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और वहाँ से डिनर करते हैं। 1 घंटे बाद यानी 10 बजे के करीब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब तक तो सब सही चल रहा था, दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उनकी गाड़ी गुगुलेटू नामी जगह पे पहुंच जाती है। गुगुलेटू शहर की चमक धमक से बिल्कुल अलग एक सुनसान बस्ती वाला इलाका था। तो जब गाड़ी वहाँ एक मोड़ पर पहुंची तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने के लिए अपनी स्पीड कम की। इतने में कोई बहुत ज़ोर से गाड़ी के शीशे में हाथ मारता है, जैसे वो गाड़ी को रोकना चाह रहा हो, जिसे सुनकर ड्राइवर समेत एनी और शिरीन भी चौंक जाते हैं।
ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बाहर देखता है तो उसे हाथ में बंदूक लिए 2 आदमी दिखते हैं। इससे पहले इन्हें कुछ समझ आता, एक आदमी दरवाजा खोलता है और ड्राइवर को बाहर निकालकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और दूसरा शिरीन और एनी की बगल में। उसके बाद उन्होंने शिरीन से उसका फ़ोन, वॉलेट और कैश ले लिया ताकि किसी को फ़ोन ना कर सके। गाड़ी को तेज़ी से भगाया। तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें शिरीन को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा पर एनी को उतरने नहीं दिया और एनी को लेके फरार हो गए। उस वक्त तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और शिरीन मदद के लिए लोगों के दरवाजे बजा रहा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद शिरीन को उस इलाके से बंदा मिलता है जो पुलिस की शिरीन से बात करवाता है और इस हादसे की जानकारी देता है। कुछ देर में साउथ अफ्रीका की पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और फिर शिरीन दीवानी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि एनी और शिरीन दोनों टूरिस्ट ब्रिटिश रेजिडेंट हैं और हनीमून मनाने आए थे तो पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है। पुलिस का स्पेशल यूनिट तैयार होता है एनी को ढूंढने के लिए। पुलिस एनी की खोज में थी और यहाँ शिरीन पुलिस के साथ अपने होटल केप ग्रेस वापस लौट जाता है। पुलिस को टैक्सी ड्राइवर जोला टांगो भी मिल जाता है और रात तकरीबन 1:30 बजे उसे भी होटल लाया जाता है और उसका भी बयान रिकॉर्ड किया जाता है। वो भी ठीक वही बातें बताता है जो शिरीन ने बताई थी। खैर, इन सब के बाद पुलिस स्वीडन एनी के घर वालों को भी फ़ोन करती है और एनी की किडनैपिंग की खबर देती है। एनी की किडनैपिंग का सुनकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है और एनी के पिता विनोद हिंदोचा उसी वक्त केप टाउन के लिए फ़्लाइट की टिकट करवाते हैं और केप टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी रात गुजर जाती है मगर एनी का कुछ अता पता नहीं चलता। इसके बाद अगला दिन आता है 14 नवंबर 2010। साउथ अफ्रीका की पुलिस को तकरीबन सुबह 7:30 पर जोला टांगो की कार मिलती है जो लावारिस हालत में हादसे वाली जगह से काफ़ी दूर से मिलती है। पुलिस को उस कार में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था मगर पुलिस जब गाड़ी के करीब जाती है और पिछला दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें पिछली सीट पर एनी दीवानी की खून में लथपथ लाश मिलती है। एनी की बॉडी में 3 गोलियों के निशान थे, एक उसकी कलाई, दूसरा सीने पर और तीसरा गर्दन पर। एनी की लाश मिलने के बाद उससे पहली फुर्सत में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उस गाड़ी को भी फोरेंसिक रिसर्च के लिए ले जाया गया और फिर एनी की मौत की खबर घर वालों को दे दी गई। पति शिरीन पर यह सदमा काफ़ी भारी था, वो रोने लग जाता है। पिता विनोद भी सदमे से बेहद रोते हैं। दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं। विनोद इसलिए भागे भागे आए थे क्योंकि माजी में अफ्रीका में पैसों के लिए किडनैपिंग होती थी। विनोद पैसों का इंतज़ाम करके आए थे कि अगर किसी की कॉल आई तो फौरन पैसे देकर बेटी को ले लेंगे। विनोद एक मिलियनियर थे और जानी मानी पर्सनैलिटी थी तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। साउथ अफ्रीका खुद लोग सब गुस्से में थे क्योंकि टूरिस्ट के लिए साउथ अफ्रीका सवालिया निशान बन गया था। पुलिस ने भी बिना देर किए इस केस के लिए टीम बना दी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस दौरान एनी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है जिसमें ये पता चलता है कि एनी को एक ही गोली मारी गई थी जो कि इसकी कलाई से गुजरकर सीने में गई और सीने से गर्दन को चीरकर बाहर निकली। मतलब गोली बहुत ही करीब से चलाई गई थी। ये सब अपडेट्स दिनों में नहीं बल्कि घंटों में आ रही थी। पुलिस ने इस केस में वाकई काफ़ी तेज़ी दिखाई थी। ठीक एक दिन बाद 15 नवंबर को इस केस की फोरेंसिक टीम को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। उनकी गाड़ी के फ्रंट पे जो जोरदार हाथ मारा था उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट्स को जब पुलिस क्रिमिनल डेटा से मैच करती है तो वो फिंगरप्रिंट जोज़ाइल मैंगेनी से मैच हो जाते हैं। यहाँ से सारी गिरें खुलती हैं। जोज़ाइल मैंगेनी एक छोटा मोटा चोर था जो चोरी चकारी करता था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस फौरन ही ढूंढने में जुड़ जाती है और अगले ही दिन 16 नवंबर 2010 को एक बस्ती से गिरफ्तार भी कर लेती है। पुलिस अब उससे जानकारी लेना शुरू कर देती है। उसने ये तो कबूल कर लिया कि वो उस रात लूटमार में था मगर उसने ये कबूल नहीं किया कि एनी को उसी ने मारा था। उसने ये भी बताया उसने शिरीन को गाड़ी से उतारने के बाद उसके दूसरे साथी मिस वांडो क्वाबे ने बंदूक निकाली और पिछली सीट पर बैठी एनी के पर्स छीनने लगा जिसे एनी पर्स देने से इनकार कर रही थी।
तभी अचानक क्वाबे ने एनी को गोली मार दी। इस बयान के बाद पुलिस को उसके साथी का भी पता चल गया था और अब पुलिस क्वाबे की तलाश करने लगी। 16 नवंबर 2010 सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद एनी की बॉडी उनकी फैमिली को दे दी गई और उसी दिन विनोद और शिरीन एक प्राइवेट प्लेन लेके इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस को क्वाबे की लोकेशन का भी पता चल जाता है और 17 नवंबर तकरीबन रात के 1 बजे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उसकी भी हिस्ट्री देखी जाती है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होती है, मतलब अगर ये कत्ल इसने किया है तो ये इसका पहला जुर्म था। वो अपने बयान में उस रात में कार में होने वाली सब चीज़ें तो मान लेता है, मगर साथ वो ये भी कहता है कि गोली उसने नहीं बल्कि मैंगेनी ने चलाई थी। मैंगेनी वो था जिसने गाड़ी के शीशे पे हाथ मारकर गाड़ी रोकी थी, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसने एक नई चीज़ भी बताई कि उसने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि मोंडे मैब्लोबो ने करने को कहा था। इस बयान के बाद पुलिस मैब्लोबो को भी 18 नवंबर को गिरफ्तार कर लेती है। मैब्लोबो केप टाउन में ही एक होटल में रिसेप्शनिस्ट था, जिस होटल में ये लोग ठहरे थे, मगर उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर था इससे पहले। अब ये क्या चल रहा था कि वो लोग जिन्होंने आज तक कोई चोरी नहीं की, उनका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम नहीं, पर उनका इतने हाई प्रोफाइल केस में, वो भी मर्डर केस पे नाम आ गया। खैर, रिसेप्शनिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। उसे जब ये पता चलता है क्वाबे और बाकी लोग भी पकड़े गए तो वो सब कहानी बताने पे राजी हो जाता है। उसने कहा कि उसका कत्ल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि असल में उसने क्वाबे को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि जोला टांगो को एक किराए के कातिल की ज़रूरत थी। जिस गाड़ी में ये हादसा हुआ वो जोला टोंगो की थी और वो खुद ही चला रहा था और अब पुलिस ने जोला टोंगो को ढूंढना शुरू किया, मगर जब तक वो फरार हो गया था। 2 दिन बाद टांगो अपने वकील के साथ खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सरेंडर कर देता है। बयान में जोला अपने आप को निर्दोष बताता है, मगर जब पुलिस उससे बताती है कि उन्होंने बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया तो जोला सारी उम्मीद हार जाता है। इसके बाद पुलिस टांगो के वकील से कहती है कि अगर वो पुलिस की मदद करेगा और सरकारी गवाह बन जाएगा तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। ये सुनकर जोला टांगो मदद करने के लिए हाँ कर देता है। अब ये कहानी लोगों को चौंका देगी। इस केस का ऐसा खुलासा होता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। जोला पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था जो एनी के पति शिरीन दीवानी ने पैसे देकर करवाया था। ये बात सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, मगर जोला टांगो की ये गवाही नाकाफी थी और सिर्फ गवाही के दम पर शिरीन को ब्रिटेन से बुलाकर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद टांगो ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी ये थी कि टांगो पहली बार शिरीन से वहीं एयरपोर्ट पर मिला था। जब उसने उन दोनों को एयरपोर्ट से होटल छोड़ा था तो शिरीन ने उससे बाहर इंतज़ार करने को कहा और उसको ये भी कहा था कि उसके पास टांगो के लिए काम है। शिरीन जब होटल से वापस अकेला आता है, फिर वो टांगो से कहता है कि वो अपनी पत्नी का कत्ल करवाना चाहता है। ये सुनते ही टांगो पहले तो मना कर देता है, मगर जब शिरीन उसे 15,000 रैंड देने का बोलता है, रैंड असल में साउथ अफ्रीकन करेंसी है, तो पैसों का सुनकर टांगो राजी हो जाता है और उस वक्त शिरीन वापस होटल चला जाता है। थोड़ी देर बाद जोला टांगो होटल पहुंचता है जहां उसका दोस्त मैब्लोबो रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। उसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे किराए के कातिल की ज़रूरत है। टांगो की बात सुनकर ये दोनों बैक ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से क्वाबे को फ़ोन करते हैं, जो वहीं बस्ती में रहा करता था। उनकी बात सुनकर क्वाबे भी तैयार हो जाता है। शिरीन ने अपनी बीवी की सुपारी देते वक्त ये भी कहा था कि ये सब एक एक्सीडेंटल मर्डर लगना चाहिए। अपने बयान में जोला ने एक और बात बताई कि काम हो जाने के बाद शिरीन ने उसे भी 500 रैंड देने का वादा किया था, जो कि काम हो जाने पर उसने दिए भी थे। पुलिस ये बयान सुनकर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और मुख्तलिफ CCTVs के ज़रिए देखा भी जाता है कि जोला सच बोल रहा था। शिरीन काफ़ी जगह पर उससे मिलता हुआ, उसे पैसे देता हुआ भी दिखाई देता है।
अब कहानी की सारी कड़ियां खुलने लग गई थी, मगर एक कड़ी अभी भी बंद थी, क्योंकि कोई भी मर्डर बिना मोटिव के नहीं होता। और पुलिस की ये कड़ी भी थोड़ी मेहनत के बाद हल हो गई थी, क्योंकि पुलिस के हाथ एक क्लिफर्ड लेसर नामी मेल प्रोस्टिक्यूट लगता है, जिसका प्रोफेशनल नाम जर्मन मास्टर था। वो ये बताता है कि शिरीन गे है और वो दोनों आपस में काफ़ी अरसे से राब्ते में हैं। पुलिस के हाथ कुछ और सबूत भी लगते हैं, जैसे कि एक ऑनलाइन डेटिंग वेब में शिरीन की गे प्रोफाइल मिलती है, जिसमें वो काफ़ी एक्टिव और एनी के मर्डर के बाद भी उसमें एक्टिव नज़र आया। पुलिस अब कोर्ट का रुख करती है और सारे सबूत और गवाह पेश करती है, जिसमें कोर्ट शिरीन दीवानी के खिलाफ अपनी बीवी एनी के कत्ल की साजिश पर वारंट जारी कर देती है। वारंट जारी करने के बाद 7 दिसंबर 2010 में शिरीन को उसके इंग्लैंड के घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी दिन कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को 18 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। क्वाबे को उसके 2 साल बाद 25 साल की सज़ा सुनाई गई और मैंगोर्डी को एनी पर गोली चलाने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। हालांकि उसने कभी माना नहीं कि गोली उसी ने चलाई थी। अगले कई सालों तक ये केस चलता है। कोर्ट में अपील पर शिरीन को साउथ अफ्रीका लाने का बोला जाता है, जिस पर उसके वकील ने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका नहीं आ सकता। मार्च 2014 इंग्लैंड कोर्ट ने शिरीन को साउथ अफ्रीका भेजने का इरादा कर लिया। इस बार शिरीन का जाना पक्का हो गया था। उसके बाद 7 अप्रैल 2014 को शिरीन साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। शिरीन के लैंड होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। एनी का पूरा परिवार कोर्ट में मौजूद था और अपनी बेटी के कातिल को सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कोर्ट के बाहर भी बहुत रश हो गया था। सुनवाई के पहले ही दिन सबको लगा था कि शिरीन अब पकड़ में आ जाएगा, मगर उसका वकील ने शिरीन की लिखी हुई एक स्टेटमेंट पढ़ी, जिसमें लिखा था वो गे नहीं बल्कि बायोसेक्सुअल है, उसको लड़के और लड़की दोनों में दिलचस्पी है। ड्राइवर को पैसे देने की सीसीटीवी एनवेलप ले जाते हुए ड्राइवर दिखा, मगर उससे ये साबित नहीं हुआ कि एनवेलप के अंदर पैसे ही थे। गाड़ी में पैसे रखने के मुतालिक ये बताया गया कि वो तो ड्राइवर के टूर के पैसे थे, जिसकी बात टूर से पहले ही हो गई थी। ये सुनकर जज ने मेल प्रोस्टिक्यूट की गवाही को बिल्कुल बेकार करार दिया और कोई ख़ास सबूत ना होने की बिना पर शिरीन को बरी कर दिया गया। बाद में कुछ लोग कहते हैं कि जज ने शिरीन से पैसे लिए थे ये फैसला सुनाने के लिए, मगर बाद में ऐसा कोई पैसों वाला सबूत न मिला नहीं। शिरीन आज भी आज़ाद घूम रहा है और एनी का परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। इजाज़त का तलबगार हूँ।